नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे वोट का सवाल और बिहार में बवाल। विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बिहार की राजनीति फिर से गर्म है, लेकिन इस बार मुद्दा जनता नहीं वोटर लिस्ट है। सड़क पर शोर है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार है और विपक्ष का वही पुराना राग, हमसे वोट छीना जा रहा है। तो क्या विपक्ष को हार सामने दिख रहा है? ईवीएम के बाद वोटबंदी बहाना है, इसलिए जनादेश पर शक करने की रणनीति शुरू कर दी गई है, या फिर मामला आम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए विपक्ष इसे जोर शोर से उठा रहा है। वैसे कहा जाता है जब चुनावी जमीन खिसकती है तो विपक्ष को लोकतंत्र खतरे में नजर आता है, और जब जनता सवाल पूछती है तो जवाब में मिलता है चुनाव आयोग मिला हुआ है। बिहार में तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी सड़क पर उतर चुकी है। आरोप वही है, अंदाज वही है, हमारे वोटर गायब है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन गया है। पर सवाल यह कि क्या सच में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, या हार के डर से सियासी स्क्रिप्ट गढ़ी गई है? क्या लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं? और क्या संवैधानिक संस्थाओं को यूं सरेआम बदनाम करना वास्तव में लोकतंत्र की सेवा है, या फिर सत्ता की चाह है? इसी पर करेंगे आज डिबेट, विपक्ष की इस पूरी सियासी पटकथा का विश्लेषण। क्योंकि जब सवाल वोट का है तब जवाब तो सच्चाई से देना ही होगा, न कि सड़क पर शोर मचाकर इस मामले का हल निकाला जाना चाहिए। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले वोटर लिस्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप आप खुद देख लीजिए। से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। आज बिहार बंद कराया गया है। हो गया है, तो चुनाव आयोग को आगे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम करने की तैयारी चल रही है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं। अरे भाई, ताकत दिखाने का मौका बहुत तो मिलने वाला है। अभी नवंबर में बिहार का चुनाव है ना, उसके बाद बंगाल का चुनाव है ना, उसके बाद यूपी का इलेक्शन है ना 27 में, दिखाए ना। अभी 3 जगह तो दिखाए, हार गए, चित हो गए, दिल्ली में चित हो गए, महाराष्ट्र में चित हो गए, हरियाणा में चित हो गए। तो आप अपनी ताकत दिखाइए ना। अब ये ताकत में, इस ताकत को जनता कैसे देखती है भी सवाल है ना। तो सवाल यह है कि क्या जब सत्ता में थे तब लिस्ट ठीक थी, और हर चुनाव से पहले विपक्ष एक नया बहाना ढूंढ रहा है क्या? और क्या वोट कटे हैं या फिर विपक्ष के सपने टूटे हैं? बातचीत करने के लिए
मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। धीरज पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, राजेश वैद्य, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर, सोनाली आनंद, प्रवक्ता जनसुराज, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजेश वैद्य जी से शुरुआत करें। राजेश वैद्य जी, आज लेफ्ट भी एक मंच पर, तेजस्वी जी भी एक मंच पर, राहुल जी भी एक मंच पर, यह बात और है आप लोगों ने पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया वहां पर। लेफ्ट के साथ कांग्रेस जो है केरल में आमने सामने फाइट में रहती है, वो भी बिहार में एक मंच पर है। खैर, वो आप लोगों की रणनीति है। मैं कह रहा हूं कि ये सवाल वोटर लिस्ट का है या फिर चुनाव आयोग का? अगर चुनाव आयोग पर इतना ही शक है, फिर चुनाव लड़के फायदा क्या है? देखिए शांडिल्य जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जमीन जो है एनडीए का खिसक चुका है, बीजेपी का जमीन खिसक चुका है बिहार से। और आप अगर पिछले नतीजे देखेंगे बिहार के विधानसभा चुनावों के 2020 के, तो आप पाएंगे कि जो एनडीए गठबंधन था उसको बिहार में 42.8% वोट मिला और महागठबंधन को 44.2 वोट प्राप्त हुआ। नंबर एक बात, वो ठीक है कि आपके 125 एमएलए आए, हमारे 110 एमएलए आए, वो बात अलग है। लेकिन लोगों की जो पहली पसंद थी वो महागठबंधन था और अब जमीन खिसक चुकी है। दलित, महादलित, पिछड़ा, वंचित तमाम वर्ग आज ये मन बना चुके हैं कि नीतीश बाबू को चलता करना है। और ऐसे में बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि उसको खुफिया जानकारियां मिल रही है। आईबी की रिपोर्ट्स मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिसमें यह साफ बताया गया है कि आप लोग बिहार से हार रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग को आगे किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पहली बार 2003 में एसआईआर स्टार्ट हुआ, विशेष गहन पुनरीक्षण स्टार्ट हुआ। अब आपने महाराष्ट्र का चुनाव भी कराया, आपने बिहार को ही क्यों चुना? ये बिहार में प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप देखिए बिहार के अंदर 97,000 पोलिंग बूथ है और 20,000 बूथ पर जो बीएलओ है जो ये काम करेंगे, जो लोगों के फॉर्म 6 भरवाएंगे, जो उनके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वहां पर खाली वैकेंसी पड़ी हुई है। तो जब 20,000 बूथों पर, पोलिंग बूथों पर आपके पास बीएलओ नहीं है तो ये काम इतने कम समय में कैसे होगा? दूसरा, पिछले दिनों नीतीश बाबू जी ने जातिगत जनगणना कराई है, उसमें ना तो किसी से कोई फॉर्म लिया गया है, ना ही उसमें किसी से कोई फॉर्म भरवाया गया है। उसके बावजूद भी उस कार्य में 5 महीने लगे। तो ये कैसे संभव है कि आप इतने कम समय में, 1 महीने में, ये 10 तारीख, आज 9 तारीख हो चुका है और आप 25 जुलाई तक इसको कंप्लीट करेंगे? तो ये भ्रम पैदा करता है, पूरे देश में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो आप देखिए, द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक एनजीओ है, वो एनजीओ इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल का समय दिया हुआ है। बीजेपी सरकार ने पिछले दिनों भी वक्फ बोर्ड को लेकर राहुल जी जो कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हो गया, तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, अगर मेरा सवाल जल्दी से मैं पूरा कर लूं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, जब 2 टीम मैच में है और आप कह रहे हैं कि भाई अंपायर बिक गया है या अंपायर सेट कर लिया गया है, तो मैच तो आप जीत ही नहीं सकते हैं, तो फिर मैच खेल ही क्यों रहे हैं? देखिए, हमें इस देश के संविधान पर और देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि इसमें जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अब आप देखिए, स्वयं चुनाव आयोग संशय पैदा करता है। नहीं, चुनाव आयोग संशय पैदा कर रहा है। मैं कह रहा हूं आप लोग चुनाव में जा ही क्यों रहे हैं? आप लोगों को सामूहिक चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। जो चुनाव आयोग को आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग ही करप्ट है, वही सेट किया हुआ है, बीजेपी का एजेंट बन गया है, तो फिर आप छोड़ दीजिए इलेक्शन। और मैं तो एक और अच्छी राय आपको देता हूं राजेश वैद्य साहब, मैं आपको अच्छी राय देता हूं, सांसद जितने भी हैं विपक्ष के, विधायक जितने विपक्ष के, सब सामूहिक इस्तीफा दे दें, कह दें चुनाव आयोग पर हमें भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग को दोबारा से वो करो, चैनलाइज करो और उसे। माननीय राहुल गांधी जी इस समय सीना ठोक कर तानाशाह के खिलाफ खड़े हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन हुआ और उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और उन्होंने कहा कि हमने 4000 मीटिंग की है। आपने 4000 मीटिंग किसके साथ की? आपको डाटा बताना चाहिए ना, देश के सामने रखना चाहिए।
और जब आपने 4000 मीटिंग की तो आपको विशेष तौर पर बिहार के राजनीतिक दलों को विश्वास में लाना चाहिए था और आपको उनको हिंट देना चाहिए था कि हम विशेष गहन ये पुनरीक्षण की कार्रवाई। सर आप कह रहे हैं अंपायर सेट कर लिया गया है, चुनाव मैच कैसे जीतिएगा आप जब अंपायर ही सेट है? तो देखिए मैच जनता जिताएगी जब जनता ताबड़तोड़ वोट देगी और जनता मन बना चुकी है, इनकी जमीन खिसक चुकी है, ये घबराए हुए हैं। सर कुछ तो फिसल गया हो, खड़ा कर देते हैं इसे को। आप कह रहे हैं अंपायर सेट कर लिया गया है तो मैच फिसले, बैट फिसले, बॉल फिसले, विकेट गिरे, अंपायर आउट ही नहीं देगा। लेकिन जनता जो है ना, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है और जनता हमारे साथ, और आज जनता को लेकर आज बिहार बंद का आह्वान किया हुआ है। आप देखिए जनता अगर लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है तो महाराष्ट्र में चुनाव चोरी का आप वो लेके क्यों घूम रहे? जल्दी से छोड़ा जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के साथ। चलो जी बिल्कुल सांडिल्य जी, बिहार की बजाय इनको महाराष्ट्र से क्यों नहीं इन्होंने किया? तो इसका मतलब बिहार में जरूरत नहीं थी क्या उसमें? धीरज पांडे जी इसका जवाब देंगे जल्दी। सौरभ दुबे जी आपके पास, राहुल लाल रंजन सिंह जी और सोनाली लाल, मैं आ रहा हूं आपके पास। धीरज पांडे जी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा माइक चेक कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। धीरज पांडे जी, सौरभ दुबे जी, मैं धीरज पांडे जी के पास चाहूंगा, उनकी आवाज नहीं आ रही। सौरभ दुबे जी देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है विवेक भाई, कांग्रेस जो कभी इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी उसमें सोच का कितना बड़ा दिवालियापन है। एक प्रश्न आपने बार बार पूछा कि जब आपको लगता है कि अंपायर सेट है तो आप जो है मैच ही क्यों खेल रहे हैं? ये बताइए कि ये कह रहे हैं हमें संविधान पे भरोसा है। चुनाव में जब जाते हैं तब संविधान पे भरोसा रहता है, जब चुनाव हार जाते हैं तो संविधान से भी भरोसा उठ जाता है, उनकी एजेंसियों से भी भरोसा उठ जाता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे भी भरोसा उठ जाता है। ये जो संविधान है, ये जो चुनाव आयोग है, ये तब जिंदा रहता है जब ये लोग कर्नाटका जीतते हैं, ये तब जिंदा रहता है जब ये लोग जो है तेलंगाना जीतते हैं, ये तब जिंदा रहता है जब हिमाचल जीतते हैं। लेकिन ये सब कुछ खत्म हो जाता है, वोट चोरी हो जाता है। ये कब होता है? जब ये महाराष्ट्र हार जाते हैं, हरियाणा हार जाते हैं और कुल मिलाकर के देश की लोकसभा से भी बाहर हो जाते हैं। देखिए, जो इस समय माहौल खड़ा करने की कोशिश आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो जनता के बीच में भय और भ्रम का भूत खड़ा कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जनता को गुमराह करना भी एक पाप ही है, क्योंकि आप चुनाव लड़ेंगे, जनता एक भगवान होती है और भगवान स्वरूप जनता के सामने आप कुछ वादे करते हैं, उस वादों को पूरा करने के लिए जनता आपको चुन के भेजती है। लेकिन जिस वादों के पहले जनता आपको खरा उतरने के लिए वोट करती है, उसको वहां पर आप भ्रम और भय का स्थिति खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं? अरे विपक्ष कहते हैं, कह रहे विपक्ष के सवाल को एड्रेस ही नहीं कर रहे आप लोग। नहीं, सारे सवालों को एड्रेस किया गया। संसद के अंदर जो है लगातार राहुल गांधी जी आते हैं, ऐसे ऐसे बाएं चढ़ाते हैं, 1.5 घंटा भाषण करते हैं, उलूल जुलूल बोलते हैं, निकल जाते हैं। संसद है ना बोलने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी एलओपी है, उल जुलूल कैसे बोल दिया आप? जो अपने ही, मैं उनका बता दूंगा क्या क्या। लीडर ऑफ ओपोजिशन है आप, कम से कम उलूल जुलूल तो नहीं बोलेंगे ना सौरभ दुबे जी? शब्दों की मर्यादा तो थोड़ी रखेंगे ना, उल जुलूल बोल के निकल जाते इस तरह से बोल रहे हैं आप, बताइए। देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से उन्होंने लगातार जो है हिंदुओं को लेकर के कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, क्या आप इससे सहमत है विवेक भाई? क्या उनका जो बयान महिलाओं को लेकर के था उससे क्या आप सहमत हैं? नहीं, विवादित बयान हो सकता है, आपत्तिजनक बयान हो सकता है, उलूल जुलूल बयान है भाई, ये निंदनीय बयान है तो है ही है। लेकिन इस तरह का बयान एक पढ़े लिखे व्यक्ति से, अपोजिशन ऑफ लीडर, भाई आप कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, जल्दी से प्लीज। वो वैसा व्यक्ति जो अपनी ही ट्रक पर बिहार के एक बड़े नेता पप्पू यादव को धक्का देकर के नीचे कर देता हो, अपने ही नेता की बात ना सुनता हो, अपने ट्रक पर ना चढ़ने देता हो, वो दूसरों से गवा हुआ कह रहा है कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाती है। हमारी आवाज पहले अपनी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाइए। आपके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। एक पूर्णिया का सांसद जिसको आप धक्का मार के ट्रक से बाहर गिरा देते हैं, ये बड़े शर्म की बात है कि तो वो सांसद जी समझे ना, वो आप इतना लोड क्यों ले रहे हैं? आप पप्पू यादव के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? भैया, मैं तो एज ए राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन इस चूंकि लोकसभा के वो सांसद हैं, उनका सम्मान करना पड़ेगा। ये हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर जो मीडिया का स्तंभ है, जो हमारा स्तंभ है, पत्रकारिता का स्तंभ है, उस सब के अंदर अगर हम सांसद का सम्मान नहीं करेंगे तो जनता कैसे तय करेगी? ये बताइए। मैं चैनल पे कैसे बोल दूं कि पप्पू यादव को धक्का दे दिया गया तो बहुत अच्छा किया गया? माफ करिएगा, मैं नहीं बोल सकता। अगर राहुल गांधी जी के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो भी मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि जो चुने हुए सांसद होते हैं, जनता जिनको चुन के भेजती है, कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने क्षेत्र में, अगर आप नहीं, चुनाव आयोग में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में सेटिंग है क्या? चुनाव आयोग में सेटिंग है क्या?
लेकिन चुनाव आयोग में सेटिंग है, तो मैं कह तो रहा हूं कि तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटका, यहां पर क्या सेटिंग कांग्रेस की हुई थी? अगर नहीं हुई थी तो वहां से इस्तीफा दे दीजिए तत्काल। आप जहां जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां से इस्तीफा दे दीजिए और फिर आकर के कहिए कि हम चुनाव व्यवस्था को नहीं मानते, हम इस लोकतंत्र के अंदर जो है ठीक है। राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है। राहुल लाल जी विवेक जी, मैं यहाँ पे तमाम तरह की चीजें सौरभ जी ने कही। मैं मानता हूं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो उनको भूमिका वो निर्वहन कर रहे हैं, बहुत लंबे समय बाद देश को इस प्रकार का नेता प्रतिपक्ष मिल पाया है, नंबर 1। नंबर 2, आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर मैच फिक्स हो गया है, अंपायर अगर न्यूट्रल नहीं है तो मैच खेलना बंद कर दे। देखिए विवेक जी, ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है कि चलिए नहीं भी खेलेंगे। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। अगर वहां पे अंपायर अगर गड़बड़ वाला कोई मामला उठ रहा है तो फिर ये जिम्मेवारी पूरे देश की बनती है कि उन संस्थाओं को, संवैधानिक संस्था जहां पे इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, उनको सही रास्ते पे कैसे लाया जाए। तो विवेक जी, ये तो जिम्मेवारी बनती थी चुनाव आयोग की कि वो पारदर्शिता के साथ इन मामलों का उत्तर देता, लेकिन वो पारदर्शिता के साथ उत्तर न देके भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम जुड़ गया। यहाँ पे एक कुछ मूलभूत सवाल उठ रहा है बिहार के मामले में। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर मत बनने दीजिए, बिल्कुल स्वागत करता है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मूल बिहारवासी जो बिहार के मूल मतदाता हैं, अगर उनको मतदाता सूची से बाहर वो हो रहा है, भारी संख्या में होने की संभावनाएं दिख रही है बहुत सारे लोगों को, तो फिर उस मामले पे तमाम विपक्ष के या फिर अन्य लोगों के जो सुझाव है उसको भी मानना चाहिए। अचानक से कहां से नींद खुलती है 2003 के बाद? 2003 में भी पुराने मतदाता सूची को पूरी तरह से रद्द करके नया मतदाता सूची नहीं बनाया गया था। मैंने पहले भी कहा था, 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव हुआ था, 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुआ था। आप 2 महीना में कैसे कर लेंगे? बिल्कुल सही कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि 20,000 बीएलओ अब तक नियुक्त नहीं हुए। सोचिए आज हम लोग 9 जुलाई में चले खड़े हैं, 25 जुलाई को ये प्रक्रिया पूरी होनी है। अब बीएलओ की नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव आयोग पूरी नहीं कर पा रही है। बिहार के बड़े हिस्से में बाढ़ है अभी। अब बताइए, एक बीएलओ को 3 बार जाना है एक मतदाता के पास, कैसे जाएगा 3 बार वो मतदाता के पास? ध्यान रहे, इलेक्शन कमीशन जरूर कहता है कि 2003 वाले लिस्ट के लोगों को चिंता नहीं करनी है, लेकिन बिहार के सभी 8 करोड़ लोगों के सभी 8 करोड़ मतदाताओं की जिम्मेदारी दी गई है कि वो फॉर्म भरे। और जिन लोगों का जन्म 1987 से 2003 के बीच में है, उनको अपना तो नागरिकता साबित करना, अपने माता पिता में से किसी एक की साबित करनी है। और अरे तो दे दी 11 लिस्ट है भाई साहब। देश का 80 करोड़ आदमी राशन ले सकता है तो कागज नहीं दिखा सकता है क्या? इतना कहां में टेंशन ले रहे हैं आप? विवेक जी, टेंशन का मामला है। क्या है लिस्ट में से बिहार के देखिए, जो मैं यही तो बता और रहा हूं। आपने कहा कि भाई ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का सवाल है। आपको अच्छा हुआ देश याद आ गया। राहुल जी जब जाके विदेश में बोलते हैं कि संवैधानिक ढांचा खत्म हो गया, केंद्रीय एजेंसियां सब करप्ट हो गई, ईडी जो है वो फेवरिंग कर रहा है, तब तो देश की बात नहीं याद आती, तब देश की इज्जत गई, उसका तो कोई वैल्यू रह ही नहीं गया। बात जब अंदर की होती है तब आप देश की बात करते हैं, लोकतांत्रिक ढांचे की बात करते हैं। हिट एंड रन क्रिकेट मैच ही हो गया है। आखिर क्या है ये? महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर आप लोगों ने इतना एलिगेशन लगाया, जाकर प्रूव करिए ना। जाकर महाराष्ट्र चुनाव आयोग आपको बुला रहा है, कई बार जाते का ही नहीं आप लोग, जाके बात कीजिए। जाकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका डली थी कि ये जो महाराष्ट्र में चुनाव में जो वोट चोरी हुआ और ये हुआ वो हुआ, बैकडोर से चीजें की गई, याचिका खारिज कर दी गई बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। कहा गुमराह करने वाला, भ्रम में डालने वाली याचिका है। लड़िए ना जाके न्यायालय में अगर आपको इतनी तकलीफ है, इतना प्रॉब्लम है। राहुल लाल जी, विवेक जी, लड़ाई जो है कि सड़क पे भी होगी, लड़ाई न्यायालय के भीतर भी हो रही है। कल आप देखिए, आज बिहार बंद भी हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट। अच्छा हाँ, सड़क पर होगी लड़ाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने दिया लाइन, ये कमाल है। केरल में एक दूसरे की दाढ़ी नोच रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट, और यहां पर मंच साझा कर रहे हैं। यहां पर लेफ्ट के जो नेता हैं मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। केरल जाते जाते वो 36 का 63 कैसे हो जाता वो समझ में नहीं आता। कमाल की राजनीति है। मतलब जनता को गुमराह और भ्रम में डालने का इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। पार्टी की कोई लाइन लेंथ बची ही नहीं है। 40 सेकंड का समय दीजिए विवेक जी, 40 सेकंड। आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, जल्दी से प्लीज, जल्दी से। आपने देखिए,
अगर लोकतंत्र खतरे में हो तो केरल में भी सबको मिलकर अगर वहां पे भी लगेगा कि अगर लोकतंत्र ही खतरे में है तो फिर कौन सा कुर्सी खतरे में है, कौन सा पक्ष और कौन सा विपक्ष? भाई लोग आप कह रहे हैं कि 11 तमाम जो है कि लोकतंत्र चाहिए कुर्सी, अच्छा लोकतंत्र चाहिए कुर्सी चाहिए। नहीं, मैं तो एज राजनीतिक विश्लेषक मानूंगा कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे, हो सकता है अच्छा कुर्सी तो कभी आज किसी के पास है कल किसी और के पास होगा, लेकिन लोकतंत्र जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों ने बड़े संघर्ष करके लिया है। ठीक है, मुद्दा जो आप कह रहे हैं कि 11 पहचान पत्र है, यही तो संकट वाला मामला है कि 11 पहचान पत्र में 50% जो बिहार वासियों के पास में उनको शामिल कर लिया गया है। 50% बिहार के लोगों के पास वो 11 पहचान पत्र नहीं है। और अरे कुछ तो होगा, हम कह रहे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। 11 की लिस्ट है, 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, कोई हवा में राशन थोड़ी ले जा रहा होगा। कुछ तो प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, आवासीय प्रमाण पत्र होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों ने घर मकान दुकान लिया है वो प्रमाण पत्र होगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होगा, कुछ तो होगा। मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूं, बस आप खाली 20 सेकंड का समय दीजिए। मैं कहूं कि देखिए ना, मनरेगा के जॉब कार्ड नहीं मानने के लिए तैयार है, राशन कार्ड को मानने के लिए तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ही पहचान पत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है, आधार कार्ड मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आधार कार्ड से जाति प्रमाण पत्र बनेगा उसे मानने के लिए तैयार है, आधार कार्ड से निवासी प्रमाण पत्र बनेगा उसे मानने के लिए तैयार है। ये तुगलकी फरमान क्यों? बिहार जो ठीक है, धीरज पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी, हालांकि प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन नहीं है, लेकिन धीरज पांडे जी के पास जाऊं उससे पहले मैं रंजन सिंह जी का और सोनाली आनंद जी का रुख कर लेते हैं। रंजन सिंह जी। गुड इवनिंग भाई, विवेक भाई, सारे पैनलिस्ट भाइयों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया, नमस्कार। नमस्कार। कह रहे विवेक भाई, आज जिस तरीके का बात इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा है, हाँ। आप भी सुने होंगे कि मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है, तो इनसे पूछे कि क्या जल्दीबाजी थी, जो कल फैसला आना था तो आज सड़क जाम करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हकीकत यह है कि न इनको जनता पे भरोसा है, न इनको जनता पे भरोसा है, न जनता को इन पे भरोसा है, दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। मैं इस बात को पुष्टि इस बात से कर सकता हूं, आप समझिएगा बात को। अगर ये अपने आप को देश के सबसे बड़े पार्टी कहते हैं, चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं, वो सभी दल के होते हैं। एक तरफ में जब इनकी सरकार कर्नाटक और हिमाचल जैसे प्रदेशों में बनाती है, तो दूसरी तरफ हरियाणा में और दिल्ली में भाजपा की भी सरकार बनाती है। चुनाव आयोग का तो काम है निष्पक्ष चुनाव करना, निष्पक्ष लोकतंत्र का स्थापना करना। अगर इतना ही संवेदना और लोकतंत्र की ये दुहाई दे रहे हैं, क्यों नहीं अपने संगठन के एक कार्यकर्ता को लगा देते हैं कि भाई सभी वोटर को जगाओ, सभी वोटर से जो उसका प्रमाण पत्र है वो लेकर जाओ और सारे बीएलओ को सपोर्ट करो और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करो और जल्दी से जल्दी बना लो। जब स्वैच्छिक रूप से आप ही के चैनल पे दिखा रहा है, स्वैच्छिक रूप से जब 2 करोड़ फॉर्म अभी कुछ दिनों में ही कलेक्ट हो गए। जरा सोचिए, 14 करोड़ टोटल आबादी है, 7-8 करोड़ वोटर लिस्ट में नाम है, तो जरा सोचिए कितने दिन लगेंगे इनको पूरा होने में। और इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से दिया जाता है, जब इनको लगता है इनका पेट में दर्द क्यों है, क्योंकि इनको फर्जी वोटर्स के सहारे सरकार बनाना है, इनको इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू सरकार बनाना है, इनको एनआरसी और सीएए का मतलब डर सताने लगा है कि जो 55 साल में जिन्होंने पीढ़ियों को बसाया हो यहाँ पर और फर्जी वोटर्स बनाकर और इन्होंने सत्ता का स्वाद चखने का काम किया, उस पे चुनाव आयोग का हाथ हो रहा है। भाई साहब, ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये सरकार का एजेंडा नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र का एजेंडा है, जिसको समझना पड़ेगा। आज जिस तरीके का बात ये लोग कर रहे हैं, दोहरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मीडिया को एक बात तो ठीक है कि ये कागज कहां से लाएंगे? बिहार में वैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कागज की दिक्कत होगी ना रंजन भाई। मैं बता रहा हूं और अचानक से बोलेंगे हमसे कोई अभी बीए का सर्टिफिकेट, बीकॉम का सर्टिफिकेट मांग दे और डिग्री मांग दे, बाकी अलग अलग, तो हमको ढूंढने में 2 दिन लग जाएगा, घर में जा कहां ढूंढेंगे, कहां रखा हुआ होगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ का मुख्य जो पेशा है वो कृषि है। हाँ। जब भी बाढ़ ग्रसित इलाके में या फिर सुखाड़ में जो क्षेत्र प्रभावित होते हैं, वो लोग डीजल अनुदान
सरकार टाइम टू टाइम देती रहती है, या कृषि में कई तरह की सब्सिडी मिलती रहती है राज्य सरकार के द्वारा। आप जरा सोचिए, वो अनुदान को लेने के लिए हर घर में आवासीय प्रमाण पत्र, जो जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट, चलिए इन सबको साइड कर दीजिए। आज के डेट में किस व्यक्ति के पास बैंक में अकाउंट नहीं है? मैं कह रहा हूं जो लेबर, जो इलिटरेट है, जो दिहाड़ी मजदूर है, वो भी अगर उसका इन्हीं के शासन से, कुशासन के कारण इनका जो पलायन का दंश बिहार ने झेला है, मजदूर प्रदेश जिसको तो बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट मान कहां रहे हैं रंजन भाई? ना बैंक खाता, बैंक के जो खाता है उसमें आप देखिए ना, 11 में बैंक का खाता भी है, बैंक का जो पासबुक होता है उसका मान्य है। बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड मान्य नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी मिली और जो मैंने अभी लिस्ट देखी है। सोनाली आनंद कुछ कहना चाह रही हैं, एक से राजेश जी, इसके बाद मैं आपका। सोनाली आनंद जी। जी, सबसे पहली बात जो मैंने बीच में इंटरप्ट किया, इसके लिए जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की बात हो रही है, ये डॉक्यूमेंट हमारी 11 लिस्ट में से एक नहीं है, और आप मुझसे सवाल ले लीजिए, फिर मैं उसका मैं सवाल ये है कि ये जो आज पटना की सड़क पर राहुल जी, तेजस्वी जी साथ आए और कह रहे हैं महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हो गया और यहां पे भी वोटर लिस्ट चोरी करने की तैयारी की जा रही है, क्या आपकी पार्टी भी इसी लाइन पर है? देखिए, जो भी अभी इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाए हैं, हम इसका विरोध तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ में जो आरजेडी द्वारा ये पटना या बिहार जाम या बिहार बंद का प्रदर्शन है, इसके खिलाफ हम हैं, क्योंकि हमारे किसी भी एक्टिविटीज अगर पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो या पब्लिक को असुविधा हो, तो हम इस बात का समर्थन नहीं करते। तो सबसे पहली बात तो हम बंद का समर्थन नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि इस बात का जो हमारा SIR की बात बार बार हम कर रहे हैं और इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं, तो हम इसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी जो प्रक्रिया अभी चल रही है, इसमें हम संशोधन नहीं कर रहे हैं, हम एक लिस्ट को नए सिरे से बनाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि इतने कम समय में आप एक लिस्ट को नए सिरे से बनाने की बात करें, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और जो चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं, जो कि हम डॉक्यूमेंट्स की अनअवेलेबिलिटी की बात करते हैं, लोग जो बिहार से माइग्रेट कर चुके हैं उनके वापस आके फॉर्म भरने की बात करते हैं, ये सब प्रैक्टिकल चैलेंजेस, और हम इस पर ही आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट से भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे 8 करोड़ वोटर्स की बात हो रही है, ये फॉर्म सभी को भरना है। डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हैं कि इसमें से एक सब कैटेगरी है, एक सबसेट है जिसको डॉक्यूमेंट देना है, बट आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हर किसी को एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरना है। तो सबसे पहली बात कि जो लोग बिहार में वोट कास्ट करते हैं या करना चाहते हैं या वोटिंग के टाइम पे बिहार आते हैं, उनसे ये मौका छीना जा रहा है या उनसे ये मौका छूट रहा है, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म भरने के लिए अपना काम धंधा छोड़ के, ये एक वैलिड पॉइंट है कि जो लोग बाहर से वापस जाके बिहार में वोटिंग करेंगे उनके पास क्या विकल्प रह जाएगा, क्योंकि वो तो अभी जब 25 तारीख तक का जो सबमिशन डेट है उस डेट तक तो अवेलेबल नहीं होंगे, और ऐसे कम से कम 4-5% वोटर्स होंगे बिहार में, और 2% 3% में तो वोट स्विंग में तो खेल हो जाता है, सरकार बन जाती है और सरकार चली भी जाती है 2% 3% में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया। मैं सौरभ दुबे जी से इसका जवाब और रंजन जी से इसका जवाब लूं। जी, पूरा कर लीजिए। हाँ, मैं अपने पॉइंट को भी और आगे ले जाना चाहूंगी। और अभी तक चुनाव आयोग ने जितने भी घर को टारगेट किया, जितने भी वोटर्स को टारगेट किया, 7 करोड़ से प्लस वोटर्स को टारगेट करने की बात रखी गई थी, जिसमें से ये पाया गया कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ 1.6 करोड़ के लगभग वोटर्स अभी तक नहीं पाए गए, उनसे अप्रोच नहीं किया जा सका। अगर हम यही भी मानते, उसमें से अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर माइग्रेटेड हमारे निवासी हैं बिहार के, तो उनसे ये मौका छीना जा रहा है। दूसरी बात यह है, जब हम ये सवाल बार बार उठा रहे हैं, और ये सवाल उठाना बिल्कुल उचित है, जब आपने लोकसभा इलेक्शन से पहले कुछ दिन पहले वोटर लिस्ट को वैलिड माना, उसमें संशोधन किया, उसमें से डिलीशन एडिशन किया, तो आप वही प्रक्रिया अभी भी अपनाइए। इस 4 महीने 5 महीने में जो भी चेंजेस हमारे डेमोग्राफी में हुआ होगा, आप उसको अपनाइए। आप ये नए से क्यों कर रहे हैं इस चीजों को? इतनी जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, आपका ये पॉइंट है। राजेश वैद्य जी कुछ कहना चाह रहे हो? सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। राजेश वैद्य जी, मैं जानना चाहता हूं कि द प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, भारत का संविधान ये हमें अधिकार देता है कि जब वोटर के साथ जब भी कोई नया वोट बनेगा या पुनरीक्षण होगा, तो उसमें उचित समय दिया जाए। ये आप पढ़े
मैं इनके साथ कहता हूँ सौरभ जी से कि आप पढ़े और तब आप पाएंगे, तो हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी पर वो एनजीओ गया है कि वायलेशन है 1960 रूल 21A और 1950 प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, उसको लेकर ये जो सीनियर एडवोकेट्स है वो एनजीओ जो है वो कोर्ट में गया है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक विपक्षी पार्टियों को आर्टिकल 19A और 19B के तहत धरना प्रदर्शन और आंदोलन चलाने की अनुमति देता है, अधिकार देता है। तो ये हर पार्टी का अधिकार है कि जब शासक निरंकुश हो जाए और संवैधानिक संस्थाएं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, साथ लेकर ना चले, तो संविधान का ये अधिकार दिया हुआ संविधान ने कि वो अपनी जनता के साथ मिलकर आवाज उठाए और जो भ्रम की स्थिति समय बीजेपी ने पैदा की है उसको दूर किया जाए। क्योंकि चुनाव आयोग ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया सिवाय बीजेपी को। तो तमाम दल आज क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि उनको पता है कि वोटबंदी की जा रही है, तमाम उन वर्गों को टच किया जा रहा है जो कि बीजेपी के खिलाफ खड़े आज, चाहे वो दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, वंचित है, तमाम सभी वर्ग आज बीजेपी के खिलाफ है। तो ऐसे में इनको सरकार जाती दिख रही है, इसीलिए तुगलकी प्रमाण जारी किया गया है कि इतने कम समय में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने कम समय में ये करा लेंगे। अरे इसकी जगह आप विशेष संशोधन करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि पुनरीक्षण कराए, पुनरीक्षण की प्रक्रिया बाद में भी हो सकती है। आपने जब इतने साल इंतजार किया है, 22 साल इंतजार किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले चुनाव है क्या वो निरस्त करेंगे? क्या इसको मान करके इतने फर्जी वोट बने हैं तो क्या आप महाराष्ट्र चुनाव निरस्त कर सकते हैं क्या? अभी आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा के चुनाव में यही वोटर थे, तो तब उनके वोट वैलिड नहीं थे क्या? अचानक आपको समझ आया कि 2-3 महीने में कि भाई ये सब वोटर जो है अनफिट है, ये हमारी तरफ नहीं है, तो एकदम से इलीगल कैसे होगा? दूसरा, चुनाव आयोग को सिर्फ और सिर्फ ये जो पुनरीक्षण है इसके तहत वो डॉक्यूमेंट्स जो दे रहे हैं, ऐसे तो नागरिकता भी खत्म हो जाएगी, सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। अगर किसी के पास ये नहीं है तो चुनाव आयोग का काम नागरिकता चेक करना नहीं है, वो विशेष संशोधन के जरिए भी ये काम कर सकती है। अगर उनकी मंशा ठीक है तो हम भी सब सहयोग को तैयार है, तो क्यों नहीं विशेष संशोधन के तहत ये काम किया जाता? इसमें पुनरीक्षण की बात आप बाद में कीजिए। सौरभ दुबे जी, क्या चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के जरिए एनआरसी लाना चाह रहा है? बैकडोर एनआरसी जो बात की जा रही है, जो बात राजेश वैद जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अधिकृत नहीं है नागरिकता चेक करने को लेकर। जी, एक तो आप तेज तर्रार पत्रकार हैं और चुस्त दुरुस्त नौजवान। अगर आपसे आपका जो डिग्री मांगी जाएगी तो आप आधे घंटे में उसको पेश कर देंगे, मैं तो यही समझता हूं। मुझे नहीं लगता कि आप कह रहे कागज दिखाने में वो तो मैं मोबाइल में लेके चल रहा हूं, 2 मिनट में दिखा दूंगा। नौजवान बिल्कुल जो है जागरूक है और अपनी डिग्री वो क्लाउड सिस्टम पर है सौरभ दुबे भाई, वो कंप्लीट क्लाउड सिस्टम पर है। सबका फोटो खींच के स्कैन करके रख लिया हूं, जब मांगिएगा 2 मिनट में व्हाट्सएप कर दूंगा। लेकिन कागज जो ढूंढ के लाना होगा वो कागज दिखाने में टाइम लगेगा। तेज तर्रार पत्रकार और चुस्त दुरुस्त नौजवान है, आप इसको 2 मिनट में हाजिर कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जन स्वराज, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा इस विषय पे कर रहे हैं कि क्या जो इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस पर अविश्वास जाहिर करना और उसके खिलाफ भारत बंद जन आंदोलन निकालना, ये वाकई में संविधान के तहत जायज है? क्योंकि अभी तमाम आर्टिकल बताए गए ऐसे कि आप उस आर्टिकल को रखते हुए आप जो है वो यात्रा निकाल सकते हैं, आप भारत बंद का आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं आप? ये सब आप एक जी, मुझे लगता है सौरभ जी की आवाज नहीं आ रही है, धीरज पांडे जी के पास आ रहा हूं। धीरज पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी। क्या चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, सवाल नहीं पूछा जा सकता है? धीरज पांडे जी, विपक्ष अगर प्रदर्शन करे तो लोकतंत्र खतरे में कैसे आ जाएगा? जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार, अभी आवाज सुन पा रहे होंगे आप? हाँ सुन पा रहे हैं, बिल्कुल बताइए। हाँ जी, सभी को नमस्कार और क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार सर। हाँ, एक कहावत है पुरानी की, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कांग्रेस, आरजेडी, इनका जो गठबंधन है वो हार की हताशा से निराश, वो देख रहा है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें परिणाम क्या हो। परिणाम उनके सामने स्पष्ट है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी स्वतंत्र इकाई जिसको पूरा अधिकार है किसी भी विषय पे काम करने का और किसी भी समय कुछ भी एक्शन लेने का और कुछ भी डिसीजन लेने का, तो ये उनके हार की हताशा है।
काम उन्होंने कुछ किया नहीं। एनडीए सरकारों का जो कार्य है वो बोल रहा है, जन जन उसको देख रहा है और उसके प्रति लोगों का एक अपार समर्थन। और अभी हाल फिलहाल के जितने भी चुनाव के परिणाम है उसमें ये जग जाहिर भी हो चुका है। तो जो भी हमारे इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको हार की हताशा साफ दिख रही है, उनको कुछ और दिख नहीं रहा है तो सड़कों पर उतर रहे हैं। वो संविधान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल कर रहे हैं। आज मैं सड़कों पे था। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि आज अभी जो हमारे इंडी गठबंधन के लोग हैं बिहार में, खासकर उसमें आरजेडी के लोग जो माई बहन सम्मान योजना को लेकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं जी। आज मेरे पास फुटेज है वो कि कुछ शिक्षिका जो हैं, जो टीचर्स हैं स्कूल में, वो जा रही थी और आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, जो भी इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता थे, जो सड़कों पे उतरे हुए थे और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने उन शिक्षिकाओं को छेड़ने का कार्य किया। तो इनकी कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है, आप इससे जग जाहिर, आप इसको समझ पाएंगे। एक पुरानी कहावत थी सांडिल्य जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी अच्छी शायरी है कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी वो आईना साफ करता रहा। इनके चेहरे पे धूल है और ये आईना साफ करने वाले लोग हैं। इनको अपने बैकग्राउंड में झांकना चाहिए, अपने अस्तित्व को खंगालना चाहिए और देखना चाहिए कि लोगों में इनके प्रति जो विरोध है वो क्यों है। आज जो सड़कों पे हुआ, इसको देख के मैं इतना कह सकता हूं कि जो परिणाम 2010 में था कि एनडीए ने लगभग 220 या 225 सीटें जीती थी, और भी अनुभवी लोग हैं वो ज्यादा इसको करेक्ट कर पाएंगे, तो कुछ वैसा ही जो परिणाम है इस बार 2025 के बिहार विधानसभा में होने वाला है। तो इनके हार की हताशा स्पष्ट सवाल पांडे जी ये है कि वोटर सत्यापन का काम अगले 15 दिन में कैसे पूरा होगा? 25 जुलाई जो है वो सबमिशन डेट है। लास्ट कमीशन ऑफ इंडिया तो ये भी कह रहा है कि 50% काम उसने कर लिया है। एक मैं आज सुबह पेपर में रिपोर्ट देख रहा था कि किशनगंज एक जगह है, वहां पे लगभग 1,27,000 आवासीय के लिए एप्लीकेशन गए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है सत्यापन का, वो क्यों कर रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 1,27,000 फॉर्म गिरे हैं पिछले 5 दिनों में आवासीय प्रमाण पत्र के किशनगंज। जी जी, ये बड़ा इशारा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फर्जी वोटर्स को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये देखिए भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई कहीं से भी आया और यहाँ पे आके वो मतदाता बन जाएगा और यहाँ के अधिकारों पे अपना, यहाँ की चीजों पे अपना अधिकार प्राप्त कर लेगा। मैं बार बार कहूंगा कि इनको उस शायरी को याद, तो मुझे लगता है राहुल लाल जी को इसका सपोर्ट ही करना चाहिए। पता नहीं राहुल लाल जी आजकल थोड़ा गुस्से में भी रहते हैं, नाराज भी रहते हैं। मैं एक मिनट लूंगा, मैं फिर से वही शायरी दोहराऊंगा कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा और धूल चेहरे पे थी वो आईना साफ करता रहा। आपको अपने जमीन में झांकिए और अपने चेहरे की धूल को साफ करिए। आईना तो आप कह रहे हैं राहुल लाल जी फेस वॉश करके आइए, आप किसी अच्छे फेस वॉश प्रोडक्ट से राहुल लाल जी, तब जाकर आपको जो है हकीकत पता चलेगी। ये कहना है धीरज पांडे जी का, जो बीजेपी के स्पोक पर्सन है। कर दूंगा कि भाई नीतीश जी वहां पे 2020 से ही मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी 2014 से ही देश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर अभी भी बिहार में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे हुए हैं जो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी मानते हैं, तो फिर तब तो ये नीतीश कुमार के 20 साल के सुशासन पे सवाल है और प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्षों के प्रधानमंत्री। नहीं, यहाँ ये अच्छा खेल गए आप। झारखंड में घुसपैठी आ जाए, झारखंड में घुसपैठी आ जाए तो बीएसएफ क्या कर रही थी, और बिहार में आ जाए तो लालू प्रसाद, नीतीश कुमार क्या कर रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नहीं चलेगा राहुल लाल जी। झारखंड में घुसपैठी आ जाए तो सेना क्या कर रही है बॉर्डर पर, और बिहार में आ जाए तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं अंदर। ये बताइए, ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? हम सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं शासन दे दिया जाए भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को। बिहार की जनता कितने साल चुने, 40 साल, 50 साल, 100 साल, कि जब इस समस्या का समाधान वो कर लेते हैं। अगर वहां पे घुसपैठिए घुसे, गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय थी, उसके लिए राज्य सरकार का गृह मंत्रालय था। आपको चुनाव आयोग से आप घुसपैठियों की पहचान करेंगे, ये तो इस सरकार की सबसे बड़ी अकड़मनी स्थिति है। नंबर 1। नंबर 2, कहीं ऐसी स्थिति ना हो। देखिए एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, घुसपैठी अगर घुसे भी है विवेक जी, कहां घुसता है? जहां पर रोजगार के बड़े मजबूत अच्छे खासे अवसर है। वो दिल्ली में हो सकता है घुस जाए, गुजरात में आपको दिखेंगे, महाराष्ट्र में दिखेंगे। बिहार में कौन घुसपैठी घुस रहा है? वहां पर रोजगार के कौन से अवसर इन्होंने दिए कि पिछले 20 वर्षों में विकसित किए हैं?
अरे तो चेक करने दीजिए ना, इलेक्शन कमीशन को चेक करने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप लॉयर हैं क्या उनके? इलेक्शन कमीशन के क्षेत्राधिकार में नहीं है ये। और एक सवाल जो आप पूछ रहे थे भाई, इलेक्शन कमीशन ये तो चेक कर सकता है ना कि हमारा वोटर सही है या फर्जी है, कहीं बाहर से तो नहीं आया है। भैया वो तो फिर वही तो मैं कह रहा हूं, तो आप सही समय पे ये काम शुरू करते ना। आप चुनाव के जस्ट मुआने को शुरू कर रहे हैं, पूरे दुनिया को पता है कि आपका ये ऑपरेशन कभी पूरा नहीं होगा, तो फिर इस तरह से परेशान क्यों करते हैं? बिहार में बड़ी संख्या है, वहां से लोग करोड़ों की संख्या में देश के हर हिस्से में, दिल्ली बात चले जाइए, यहाँ पे भी बिहार के लोग काफी संख्या में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, हर तरफ फैले हुए बिहार वासी। वो बताइए, अब बहुत गंभीर मामला है कि सभी 8 करोड़ मतदाताओं को जाके फॉर्म भरना, कैसे भर पाएंगे? तो ये देखो कैसे अव्यवहारिक चीजें। अभी बिहार बाढ़ के चपेट में, कैसे संपर्क किया जाएगा एक मतदाता से? अरे कर लेगा, चुनाव आयोग ने कहा है वो कर लेंगे। चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग हवा में कुछ भी दावा कर रहा है और एक चीज में बार-बार कह रहा हूं, चुनाव आपने सवाल पूछा, चुनाव आयोग का ये कहना है, मैं आपको चुनाव आयोग का ऑफिशियल जवाब बता देता हूं। चुनाव आयोग की इतनी बात हुई है, चुनाव आयोग का कहना है कि 2003 में 31 दिन में वोटर लिस्ट का सत्यापन हो गया था। फिलहाल 77,895 ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ लगाए गए हैं और 20,603 एक्स्ट्रा बीएलओ को प्रतिनियुक्त किया गया है। इससे मतदाताओं तक पहुंचना आसान होगा, यानी कि लगभग 1 लाख बीएलओ इस वक्त काम कर रहे हैं इस चीज को कंप्लीट करने के लिए। 1 लाख लोग, समझ रहे हैं आप? सांडिल्य जी, विवेक जी एक जवाब आप ले लीजिए जी। अखबार में सुबह विज्ञापन निकाला जाता है और शाम तक में फिर चुनाव आयोग जो है तो अपने ही विज्ञापन का खंडन प्रस्तुत करता है। चुनाव आयोग के भीतर क्या चल रहा है? अगर चुनाव आयोग के कार्य सही ढंग से नहीं होंगे, पारदर्शी ढंग से नहीं होंगे, तो क्या लोकतंत्र में चुनाव आयोग के विरुद्ध जो है कि धरना प्रदर्शन आवाज नहीं उठाया जाएगा? लोकतंत्र में जनता सबसे सर्वोपरि है और सभी संवैधानिक संस्थाओं को, अब तो प्रधानमंत्री पद तो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, संवैधानिक पदधारी हैं, उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोले। नीतीश कुमार संवैधानिक पदधारी है, मुख्यमंत्री के पद तो बैठे हैं, नहीं कुछ बोला जा सकता। तो ये जो लोग दलील दे रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग तो संवैधानिक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, उनके विरोध में धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, ये गलत है। भारतीय संविधान पूरी तरह से धरना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की पूरी तरह से आजादी देता है। चुनाव आयोग इस समय ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठा, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। आप कह रहे हैं कि भाई इसको पूरा कर पाना और इसको इतने कम समय के लिए लेकर आना, ये दोनों सवालों के दायरे में चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि भाई हम जो है हम इस काम को तय समय में पूरा कर लेंगे, वो आप उन पर छोड़ दीजिए। राजेश वैद्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश वैद्य जी। सांडिल्य जी, अभी आपने कहा कि 2003 में 31 दिनों में ये काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। उस समय 2003 में किसी भी मतदाता से कोई भी 11 दस्तावेज नहीं मांगे गए थे, ना ही कोई फॉर्म भरवाया गया था। अब तो आपसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और जो आपके पास दस्तावेज 20 साल पुराने हैं उनको मान नहीं रहे हैं ये लोग। अब मनरेगा मैट 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आई और मनरेगा कार्ड बने, 20 साल पुराने कार्ड को नहीं मान रहे हैं आप लोग। जो आवासीय प्रमाण पत्र, जब आप कोई मकान खरीदते हैं तो उसके लिए आधार कार्ड लगता है, लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड भी वैलिड नहीं है, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र वैलिड है। तो स्थिति डिफरेंट है, 2003 वाली स्थिति नहीं है। ये 11 प्रपत्र जो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, फॉर्म जो 6 भरवाया जा रहा है, वो अपना में एक डिफिकल्ट टास्क है। तो इसमें जो है समय चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है, आप कीजिए, लेकिन समय दीजिए ना। आपसे जातिगत जनगणना जो थी, जो आपने वो 5 महीने में किया है, उसमें कोई फॉर्म नहीं आपने फिल किया, नीतीश बाबू करा के आते हैं। तो हमारा यही है कि इससे भ्रम की स्थिति, एक डर पैदा हो गया है वोटर में और वो घबराया हुआ है। तो ऐसे समय में इनको जो संवैधानिक संस्था है ईसीआई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनको जनता की हित की बात देखनी चाहिए। आज भी बिहार में क्या पूरे देश में अपना इनकम टैक्स जो भरते हैं बहुत कम, पैन कार्ड इसमें, पैन कार्ड किसके पास आज, पासपोर्ट किसके पास है आज? तो ये भी तो एक सच्चाई है कि आधार कार्ड बनवाना बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। अभी हमने हाल में हमने एक ऑपरेशन को हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था। राकेश वैद्य जी बता दीजिए आप, हम तो आधार कार्ड की डिमांड नहीं, मैं कह रहा हूं हमने हाल में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, शायद आपने देखा हो ना देखा हो, उसके बारे में आज जिक्र जरूरी हो जाता है। हमने पश्चिम बंगाल के कुछ बॉर्डर एरियाज का रुख किया, वहां पर हमने देखा कि कुछ जो लोग थे वो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए हुए थे और उनके पास
यहां के वोटर कार्ड और बाकी दस्तावेज बने हुए थे और उनके पास कई के पास तो 2-2 पासपोर्ट बने हुए थे। एक यहां का भी पासपोर्ट था, एक वहां का भी पासपोर्ट था। तो मुझे लगता है कोशिश तो यह होनी चाहिए कि भाई बाहर के लोगों को आखिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश कोई धर्मशाला थोड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक भी फर्जी वोट राजेश जी डलता है तो वो फर्जी वोट आपके लोकतंत्र के लिए नुकसान है। वो भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी फर्जी वोट नहीं डलना चाहिए। लेकिन सांडिल्य जी, अजीब स्थिति यह है कि जब आवास प्रमाण पत्र आपने वैलिड किया हुआ है, जब आपको घर खरीदते हो, रजिस्ट्री कराते हो, तो फिर आप आधार कार्ड को क्यों वैलिड करते हो? वहां पर आपने वहां आधार की मान्यता दी हुई है, तो ये आपस में ये भ्रम पैदा नहीं करता क्या? ठीक है, सोनाली जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, दस्तावेजों को लेकर भ्रम क्यों है, इस पर मैं आऊंगा। सौरभ दुबे हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं, सोनाली जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सोनाली जी, देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल बार बार उठ रहा है और ये उठता रहेगा ये सवाल कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने लोकसभा चुनाव में अलाउ किए वो अभी 4 महीने बाद आप उन डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये, जब आप उस वक्त वोट्स आपके गिरे, आप उस इलेक्शन कमीशन के रोल को आप वेरीफाई करिए, उसमें से बोगस वोटर्स को हटाइए, जो मृत हो चुके उन्हें हटाइए, नए वोटर्स को जोड़िए। बट ऑल ऑफ अ सडन नए सीधे डॉक्यूमेंट्स, पूरा प्रोसेस को ही चेंज कर देना, ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का भी जिक्र हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि जब भी हम ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो उसमें इस बात की भी चर्चा है कि आपको प्रॉपर लॉजिक देना पड़ेगा कि आपने, या पूरा रैशनल देना पड़ेगा कि आपने ऐसा किया क्यों, इसकी जरूरत 4 महीने में क्या आन पड़ी। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमेशा अपने 1995 के जजमेंट में ये कहा है कि अगर हम SIR या फिर पुनरीक्षण की बात करते हैं, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन देना हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है। दूसरी बात, अभी एक पैनलिस्ट डेटा कोट कर रहे थे कि 47% अभी तक हमारा डॉक्यूमेंट सबमिशन हो चुका है। हमारा 47% फॉर्म सबमिशन हुआ है, बट उसमें से कितने परसेंट के साथ डॉक्यूमेंट असाइंड है या फिर उसके साथ इंक्लूडेड, ये अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेटा रिलीज नहीं किया है। क्योंकि अगर आप अभी भी देख रहे होंगे, हर दिन कुछ न कुछ एम्बिग्विटी आ रही है इलेक्शन कमीशन के साइड से, हर दिन वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ, अब कहते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है, फोटोज नहीं भी हैं, तो आप बस अपना फॉर्म जमा करिए, बाद में लोकल ऑफिसर्स के द्वारा आपका वेरिफिकेशन ग्राउंड पे किया जाएगा। अगर ये इतना ही स्ट्रिंजेंट रूल है और ये इतना ही मैंडेटरी है, तो डे पर डे इसमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं? आप जब, क्योंकि आप इसका विरोध झेल रहे हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप दिन ब दिन कोरिएंडम निकालते हैं, सर्कुलर चेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, सवाल तो उठेगा ही। जब आप बहुत ही रिसर्च बेस्ड फैसला लेंगे तो आप अपने फैसले को डे बाय डे पे चेंज नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहले जो एक लिबर्टी दी जा रही है कि आप बिना डॉक्यूमेंट्स के भी अब आप फॉर्म जमा कर सकते हैं और बाद में आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को परेशान करने का तरीका है। और जो बात मैंने पहले कही कि 8 करोड़ लोगों में से सारे लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, अच्छे खासे लोग हमारे इस लिस्ट से बाहर रह जाएंगे। 5 करोड़ तो पहले से ही 2003 के पहले वाले हैं, 5 करोड़ लोग ऑलरेडी लिस्ट में हैं। लिस्ट में है, बट आप इस बात से कंफ्यूज ना उनको सिर्फ फॉर्म भर के देना है, उनको कोई सभी को भरना है, फॉर्म देना है, सिर्फ फॉर्म देना है, कोई दस्तावेज नहीं देना है, फॉर्म देना है। क्लैरिटी जो रखिए। फिजिकली यहाँ प्रेजेंट नहीं है वो फॉर्म कैसे डालेंगे? दूसरी बात ये कि जब ये मामला कोर्ट में जा चुका है और इफ इन केस अगर कोर्ट का आदेश इसे रोकने पे आता है, इफ अगर आता है, तो ये जितनी सारी प्रक्रिया है, ये जितने सारे रिसोर्सेज, वो सारा वेस्ट में जाएगा। आप कहीं ना कहीं ये राज्य के रेवेन्यू की बर्बादी होती है। तो कहीं ना कहीं जब ये सवाल बार बार, तो सवाल तो फिर ये भी है कि भाई ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है जब मामला सब जुडिस है? देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम विरोध का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम इस बात से पहले से कहते आ रहे हैं कि जिस ढंग से, जिस ट्रांसपेरेंसी को छिपाया जा रहा है, हम इस पे सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात ये, जी मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज में जो सुधार है वो तो निरंतर और सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। एग्जैक्टली। तो चुनाव आयोग भी अपनी चीजों को करेक्शन करता रहा है समय समय पर, और वोटर लिस्ट रिवीजन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वोटर लिस्ट में करेक्शन ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल सालों भर इस प्रक्रिया और चुनाव आयोग ये भी तो देखेगा सोनाली आनंद जी कि देश में इंट्रूडर्स अगर बढ़े हैं तो उनके वोट को कैसे रोका जाए, उनकी पहचान कैसे की जाए, वो हमारे इलेक्शन सिस्टम का हिस्सा ना बने, इसको कैसे काउंटर किया जाए। एक सवाल जो बहुत जायज है, उस पर चुनाव आयोग को फोकस जरूर करना चाहिए, जिस पर मैं सहमत हूं। टाइम बहुत कम है, थोड़ा और टाइम शायद चुनाव आयोग बढ़ा सकता है।
वो देखने वाली बात है, बहस भी की जा सकती है, बात भी की जा सकती है, चुनाव आयोग के सामने पॉइंट भी उठाया जा सकता है। लोकसभा के चुनाव के बाद तुरंत करा लेते, उस समय प्रोसेस शुरू कर देते तो भी बात मानी जा सकती थी। या अभी देखिए, वैसे भी बिहार इलेक्शन का डेट डिसाइड नहीं हुआ, हो सकता है कि चुनाव आयोग कुछ और हफ्ते का वक्त दे दे। मैं सौरभ दुबे जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जी आप बोलना चाह रहे, बोलिए। सोनाली जी पहले पूरा कर लीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने 4 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाया था। तो वो कैसे वोटर्स थे? कहीं ना कहीं वो बोगस वोटर होंगे, डुप्लीकेट वोटर्स होंगे, या फिर जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे वो वोटर्स होंगे। तो जब ये प्रोसेस आपने पहले भी किया, वो नंबर्स कुछ और बढ़ते, इस 4 महीने में यही होता। 4 के बदले फिर 1-2 लाख लोग के और नाम हट सकते थे। संशोधन एक रेगुलर प्रक्रिया है, लेकिन नए से रजिस्टर बनाना ये बिल्कुल ही टाइम बाउंडेशन, मैं तो इस बारे में, मैं तो सोनाली जी सही नहीं है। टाइम को लेकर बहस हो सकती है। मैं तो इस बारे में पूरे देश में पक्ष में हूं कि पूरे देश में आवासीय प्रमाण पत्र और बाकी चीजों की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पता चल सके कौन इस देश में बाहर से घुसकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा है। सौरभ दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद में राहुल लाल जी और रंजन जी आपके पास आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए विवेक भाई, जो आपका प्रश्न था वही सबसे बढ़िया उसका उत्तर यही है कि जो आपने अपना ही प्रश्न का उत्तर दिया कि चुनाव आयोग जो है अगर चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत कुछ भी अपडेट करना चाह रहा है, चीजों को चुस्त दुरुस्त करना चाह रहा है, तो उसमें जो है विपक्ष की पार्टियां जो है उसके छाती पे चढ़ के बैठ जा रही है। ये कोई तरीका नहीं है ना भाई। आज आप ये थोड़ी ना कह सकते लोकसभा के चुनाव को फिर आप निरस्त कर दीजिए। आखिर कभी ना कभी चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत जो है कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं तो चलती रहेंगी। और बिहार को हमने एक ऐसे राज्य के रूप में देखा है जहां बड़े पैमाने पर वोटरों को लेकर के धांधली होती चली जा रही है। पूरी दुनिया में नियम कायदे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं सर, बिल्कुल पूरी दुनिया में घुसपैठियों को लेकर नियम कायदे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। हम भी कई लोगों को यहां से डिपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश भेज रहे हैं। हम क्यों किसी को बर्दाश्त करें? मैं अभी वही कह रहा हूं, मैं अभी अमेरिका का नाम लूंगा तो लोग यहां पर भड़क जाएंगे कि वहां पर। लेकिन ये बात सही है कि पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर लोग अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। जो भी उनके नागरिकता के आंकड़े हैं या जो भी उनके वोटर की लिस्ट है उसको करना ये चुनाव आयोग का काम है भाई। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कोई भारतीय जनता पार्टी की संस्था तो है नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई आपको आपत्ति है तो एक सर्वदलीय डेलीगेशन विपक्ष को बना करके कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और उसके बाद कोर्ट में अगर इनको कुछ समझ में आता तो कोर्ट में जाएं और कोर्ट के अंदर जो है वो लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग पर अगर सीधा सीधा प्रहार करेंगे, चुनाव आयोग की छाती पर चढ़ने का प्रयास करेंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि आज की जो वर्तमान की विपक्ष की पार्टियां हैं वो रंजन सिंह जी ये वोटर की लिस्ट सही हो या फिर जो आंकड़े जो आते हैं हमें, क्योंकि अभी लोकसभा में एक बहुत बड़ा विषय बन के आया था कि आखिर लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। 50-59%, 60% के ऊपर वोट नहीं जा रहा है। उसको भी चुनाव आयोग का काम है कि वोटर की जागरूकता बढ़े, वोट लोग आकर के ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें, ताकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, देखिए ये सब कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए हो रहा है, किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं हो रहा है। रंजन सिंह जी जल्दी से, एक बात समझनी चाहिए, उसके बाद राजेश जी और कांग्रेस को राहुल लाल और धीरज पांडे जी, समय सीमित है। जो आपकी पार्टियों के मुद्दे, जो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आप गाली दे रहे हैं बिहार के लोगों को, इस पर कौन बात करेगा? ये समय है आज बिहार की जनता को, उसके मान सम्मान को, और नई पार्टी जो जन सुराज बनी है, कम से कम वो राजनीतिक छलावे में ना फंसे। उसका काम है नई तरह की राजनीति करे। जल्दी से, हाँ। मैं नहीं चाहता कि अरविंद रंजन जी राजनीतिक छलावे में फंस के रह जाए। आज प्रशांत किशोर अगर कुछ सीख के कहें तो उसका पार्टी को फायदा मिलना चाहिए। उनकी नई पार्टी बिहार के, ठीक है सौरभ जी, ठीक है सौरभ जी, हो गया। रंजन सिंह जी, हाँ सुनिए आप विवेक भाई, 2003 तक 5 करोड़ जो वोटर है उसको वेरिफिकेशन की जो आवश्यकता नहीं है। बाकी जो बचे हैं 3 से 4 करोड़ का जो वोटर है, उसमें 1/7/1987 से पहले का जो लोग हैं, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट भी कर दूं कि बैंक अकाउंट भी उसमें मान्य है, लेकिन जन्म तिथि 1/7/1987 से पहले का होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके के व्यवस्था को लाकर इनसे लोकतंत्र को ये लूटने का कोशिश कर रहे हैं, ये कोई नई पद्धति नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हुई है, पहले भी 14 बार हो चुकी है वेरिफिकेशन। और अल्पकालीन समय में आपने सही बोला था कि समय सीमा एक चर्चा का विषय हो सकता है कि कल जो फैसला आने वाला है, हो सकता है इनकी जो मांगे हो उसमें से बहुत सारी मांगे को सुप्रीम कोर्ट बहाल कर दे। तो ये मैं तो बार बार इस चीज को कहता हूं कि जिस तरीके से ये लोग अपना आचरण दिखाते हैं, लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, तो इससे इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तभी होगा
जब यहाँ के संवैधानिक संस्था पे राजेश वैद जी और जनता का ठीक है, राजेश वैद जी जल्दी से। राहुल लाल जी इसके बाद में आ रहा हूं, राजेश वैद जी। जी हाँ। जहां तक आज के बंद का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब वक्फ कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ आधी रात को, तो उसके बाद सभी जो राजनीतिक दल थे, विपक्ष था, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट से में जाने के पहले भी सब जगह पर धरने प्रदर्शन आंदोलन चले हुए थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरिम रिलीफ दिया। आज तक वो इंटरिम रिलीफ कायम है, मिला हुआ है। तो जो धरना प्रदर्शन है तो भारतीय संविधान ने हमें दिया हुआ है। तो क्या जो सौरभ जी कहना चाहते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है, मैं समझता हूं कि एक विश्लेषक के नाते इनको सुझाव देना चाहिए जनता को। जब जनता परेशान है, आप जो बता रहे हैं कि आधे लोगों ने करा दिया, आधे लोग शहरों के लोग हैं, हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, हम सबके पास अपने उसमें रहते हैं, सब अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपने सेफ। लेकिन आप उनकी सोचिए जिनके गांव, जो गांव के गांव है, जो बाहर काम करते हैं, बिहार, हमारे बिहार के लोग बाहर भी काम करते हैं, वो कैसे करेंगे? धीरज पांडे जी जल्दी से। धीरज पांडे जी। मैं कहना, अभी हमारे प्रवक्ता ने कहा कि लोग परेशान हैं। लोग कहीं परेशान नहीं हैं, परेशान सिर्फ विपक्षी पार्टियां हैं। और परेशान वो लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेड है, जो यहाँ के अपना किसी प्रकार से घर बसाना चाहते हैं। जो मैंने पहले भी कहा कि किशनगंज में जो आवासीय आज 1,27,000 एप्लीकेशन आए हैं, जब उसको आप अच्छे से रिव्यू करेंगे तो आप देख लेंगे कौन से हैं। रही बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, तो मैं पहले भी कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले तो एक स्वतंत्र संस्था है। इलेक्टोरल रोल में कंटिन्यूसली अपडेशन की सुविधा देता रहा है। ईसीआई ने हर साल देश के हर एक राज्य में एसएसआर जी। अब मुझे लगता है कि डेट को लेकर ये जो मैटर है, जो इतना सेंसिटिव हो गया, इसमें इलेक्शन कमीशन कुछ रिलीफ देगा। बस एक मिनट और लेना चाहूंगा जल्दी से सर, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये झारखंड में भी हुआ, ये हरियाणा में भी हुआ, ये अभी जितने चुनाव हुए जी, मुझे लगता है कि इसमें भी गए और डॉक्यूमेंट्स इसमें इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि कुछ रिलीफ दे, क्योंकि अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई है और अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी है इलेक्शन कमीशन के पास। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ छोड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, सवाल सत्ता का और किस्सा कुर्सी का, इसलिए ये खींचतान है, ये रसाकसी है और ये जारी रहेगी जब तक बिहार में चुनाव नहीं आ जाते। हो सकता है चुनाव के बाद भी जारी रहे, जैसे महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद भी महाराष्ट्र का सियासी खेल, सियासी रसाकसी अभी भी जारी है पक्ष और विपक्ष के बीच।